आज की न्यूज़पेपर की शुरुआत हम करेंगे जियोग्राफी के मैप वाले हिस्से से। तो अभी हमारी जो महत्वपूर्ण झीलें चल रही थी उसी के क्रम में आगे हम देखें तो आज बलखास लेक के बारे में देखने वाले हैं। बलखास लेक पार्टिकुलर पड़ती है कजाकिस्तान में, ठीक है, और कजाकिस्तान आता है हमारे एशिया महाद्वीप में। कजाकिस्तान के भी यदि आप देखोगे तो किस हिस्से में पड़ती है, तो इसका जो पूर्वी वाला हिस्सा है, पूर्वी वाले हिस्से में पड़ती है लेक बलखास। और भी कुछ कुछ झीलें हैं यहाँ पर जिनकी लोकेशन हम देख लेते हैं, जैसे कि अरल सी, जिसको अरल सागर कहते हैं, तो ये उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान दोनों के बीचों बीच में अपनी बाउंड्री बनाता है। एक नदी है सर दरिया रिवर जो कि यहाँ से गुजरती है। अब हम आते हैं और कुछ फैक्ट देख लेते हैं लेक बलखास के बारे में। यहाँ पर हमने कुछ प्रमुख प्रमुख झीलें देखी थी कजाकिस्तान की, जैसे कि इसके साउथ की तरफ आप जाओगे तो कैस्पियन सी था, उसी के सागर में अरल सागर था, और इसके पूरब की तरफ चले जाओगे आप तो कौन सी झील थी, लेक बलखास। तो इसमें कहा जाता है कि ये 3rd नंबर की सबसे बड़ी झील है कजाकिस्तान की। पहले नंबर पर है कैस्पियन सागर, दूसरे पर है अरल सागर, और तीसरे नंबर पर आ जाती है लेक बलखास। ये तो हमने देख लिए साइज के हिसाब से। आगे ये जो झील है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती है, क्योंकि कुछ साल से ना, लास्ट फ्यू ईयर से, दिस बैलेंस हैज़ बिकम इंडेंजर्ड बिकॉज ऑफ द श्रिंकिंग ऑफ द लेक। इसका जो एरिया है धीरे धीरे कम होते जा रहा है। मैनी फीयरिंग दैट इट विल हैव ए सिमिलर फेट एज द अरल सी। इसके बाद कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण हो जाती हैं, जैसे कि इसके पानी का सोर्स कौन सा है और इसका आउटफ्लो कौन सा है। तो आउटफ्लो किसी भी रिवर के माध्यम से नहीं होता है, केवल, ठीक है, भाप बन के पानी यहाँ का उड़ता है इवेपोरेशन के माध्यम से। और कौन कौन सी नदियाँ यहाँ पर बताई गई हैं पानी लाती हैं, इली रिवर, करताल, आकसू, लेप्सी, बयान, कपाल और ओक्सू, ये सब रिवर यहाँ पर अपने पानी को लेकर के आती हैं, और इसका आउटफ्लो है बाई वाष्प उत्सर्जन के माध्यम से। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और फैक्ट हम देखें ना, तो जो वेस्टर्न एरिया है वो सैलो है, मतलब ज़्यादा गहरा नहीं है, एंड क्वाइट एक्सपांस फिल्ड विथ फ्रेश वाटर। ये वाला जो एरिया है वेस्ट वाला, वो उसमें फ्रेश वाटर है, मतलब मीठा पानी है। कॉन्टेनिंग 46% ऑफ द लेक्स टोटल वॉल्यूम, इतना पानी ये अपने पास में रखता है ये वाला हिस्सा। अब जो ईस्ट की तरफ जाओगे आप, तो जो ईस्टर्न वाला पार्ट है वो ज़्यादा गहरा है और कंसिडरेबली साल्टियर, और मीठा पानी नहीं, फ्रेश वाटर नहीं है, वो पानी खा रहा है। These two different sites are separated in the middle by the Saryask Peninsula and Ujirnaral Strait। यहाँ पर 43 आइलैंड हैं, ऑक्यूपाइंग 66 वर्ग किलोमीटर का एरिया। These days, with the decrease of water level, new island have appeared on the lake। अब जैसे जैसे पानी कम होते जा रहा है, नए नए आइलैंड हमको देखने को मिल रहे हैं। बासाराल, तासाराल, ओर्टाराल और उजिनरालाल एंड अलगेची लेक some of the most important and largest island of the Balkhas। तो इसमें जो पानी रिवर अपना लेके जाती हैं उनके नाम यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो, जैसे कि लेप्सी रिवर है, आकसू, करताल, और ये है आयकोज। ये सब रिवर अपने पानी को यहाँ पर लेके जाती हैं। इसके अलावा पूरे वर्ल्ड में इसके साइज़ को देखें ना, तो पूरे वर्ल्ड में ये साइज़ के हिसाब से 15वें नंबर की सबसे बड़ी लेक है, और इसका एरिया 18,260 वर्ग किलोमीटर का है। अब इसके बाद हम चलते हैं न्यूज़ की तरफ और देख लेते हैं न्यूज़ में कौन कौन सी चीज़ें हमें डिस्कस करनी हैं। तो पहली हमारी न्यूज़ है फ्रंट पेज से, GM राइस से रिलेटेड।
तो सबसे पहले हम जानेंगे जीएम क्रॉप आखिर होती क्या है। जीएम फसलें जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए किसी भी यदि पौधे को या फिर जीव के जीन को अन्य पौधों में आप डाल देते हो और एक नई फसल की प्रजाति विकसित करते हो तो उसको हम कहते हैं जीएम फसलें। जैसे कि हमारे पास राइस की एक किस्म है, इस किस्म में जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए एक नई प्रजाति आप बनाते हो, विकसित करते हो, तो इसी को हम कहेंगे जीएम क्रॉप। जीएम क्रॉप के लाभ क्या क्या हो सकते हैं? ये बीज साधारण बीज से कहीं अधिक उत्पादकता प्रदान करता है, मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन यदि हमें चाहिए तो हम इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा कृषि क्षेत्र की कई सारी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं और प्रोडक्शन का लेवल बढ़ा सकते हैं। जीएम फसलें सूखा रोधी, बाढ़ रोधी होने के साथ साथ कीटों का भी इनमें डर नहीं रहता है, इसलिए जीएम क्रॉप्स का यूज़ किया जाता है। जीएम फसलों की विशेषता होती है कि अधिक उर्वर होने के साथ ही इनमें अधिक कीटनाशकों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा कुछ कुछ नुकसान भी हैं, जैसे कि जीएम फसलों की लागत ज़्यादा रहेगी क्योंकि इसके लिए हर बार नया बीज हमको खरीदना पड़ेगा। बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के एकाधिकार के कारण किसानों को महंगे बीज और कीटनाशक उनसे खरीदने पड़ेंगे। इस समय हाइब्रिड बीजों पर जोर दिया जा रहा है और अधिकांश हाइब्रिड बीज चाहे जीएम हो चाहे ना हो या तो दोबारा इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाते और अगर बोएंगे भी आप तो उतना ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं देते हैं वो, इसलिए आपको हर बार नया ही बीज खरीदना पड़ता है। इसके अलावा स्वास्थ्य, पर्यावरण और जैव विविधता के लिए खतरा है। भारत में इस प्रौद्योगिकी का विरोध करने वालों का कहना है कि हमारे देश में कृषि में काफ़ी जैव विविधता है जो जीएम प्रौद्योगिकी को अपनाने से ख़त्म हो जाएगी। हमारे यहाँ कौन कौन सी फसलों का यूज़ किया जाता है? जैसे कि जीएम कपास, एकमात्र उपयोग की जा रही जीएम फसल है हमारी कौन सी? जीएम कपास। जीएम सरसों, बैगन और ये विवादित के अंतर्गत आता है। अब आ जाते हैं न्यूज़ की तरफ और देख लेते हैं न्यूज़ में आखिर बात क्या कही गई है। तो यूरोपियन यूनियन इसने क्या काम किया इंडिया से, इनका कहना है कि हमने इंडिया से चावल मंगवाए। अब इसके बाद इन्होंने कई सारे देशों को इसी चावल को भेज दिया और ये जो चावल है जीएम राइस है। जीएम राइस होने के चलते चलते इसमें कुछ समस्याएं भी हैं। जब इसमें कुछ प्रॉब्लम्स देशों को देखने को मिली तो फिर यूरोपियन यूनियन को जहाँ जहाँ इसने जिस जिस देश को भी ये चावल बेचा था या भेजा था उसको इसको वापस मंगवाना पड़ा। इंडिया की तरफ से ये कहा जाता है कि हमारे यहाँ पर व्यापारिक रूप से जीएम राइस का प्रोडक्शन नहीं किया जाता है। ये जो ग्राफ है ये बताता है कि कौन से देश को हमने कितना चावल एक्सपोर्ट किए। द चार्ट शोज द 5 यूरोपियन यूनियन कंट्री विच इंडिया एक्सपोर्टेड द हाईएस्ट वैल्यू वर्थ ऑफ राइस इन फाइनेंशियल ईयर 2021। सबसे ज़्यादा नीदरलैंड को हमने चावल बेचा है, करोड़ में है ये, ठीक है, 200 करोड़ से भी ज़्यादा का, 200 नहीं लगभग 600 करोड़ रुपया का हम बेचें। इसके बाद रसिया, इटली, बेल्जियम और जर्मनी का नंबर आता है। यहाँ पर बात करी जाती है कैंडी जाइंट मार्स रिगले कैरी आउट ए मास रिकॉल ऑफ सेवरल बैचेस ऑफ इट्स क्रिस्पी एंड M&Ms अक्रॉस यूरोप दिस अगस्त। आखिर क्यों इसने वापस अपने चावल से बने उत्पाद को बुलाना वापस कर दिया? इसका एक ही रीज़न था, इट वाज ड्यू टू यूज़ ऑफ वन इंग्रेडिएंट। एक इंग्रेडिएंट इसमें ऐड किया गया था, इसी के चलते चलते इसको वापस बुलाना पड़ा। राइस फ्लोर विथ जेनेटिकली मॉडिफाइड, जीएम जिसको कहते हैं, जीएम कॉन्टेमिनेशन था इसमें, दैट एलीगली ओरिजिनेटेड इन इंडिया, जो कि कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? इंडिया से, ऐसा कहना। अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन ऑन द यूरोपियन कमीशंस रैपिड अलर्ट सिस्टम। लेकिन हमारी तरफ से कॉमर्स मिनिस्ट्री ने पॉइंट आउट किया कि जीएम राइस इज नॉट ग्रोन कमेरिकली इन इंडिया। तो व्यापारिक रूप से हम जीएम राइस का प्रोडक्शन नहीं करते हैं, लेट एलोन एक्सपोर्टेड, हम ऐसे ही एक्सपोर्ट करते हैं, एंड प्रोमिस्ड ए थोरो इंक्वायरी बाय इट्स एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट अथॉरिटी। इसके बाद भी इंडिया का कहना है कि हम इसकी इंक्वायरी करेंगे। इसमें बात बताई जाती है, देखो
GM राइस वेराइटीज हैड बीन अप्रूव्ड फॉर कन्फाइंड फील्ड ट्रायल। कुछ कुछ ऐसी वैरायटी हैं जिनको कहा गया है कि आप पार्टिकुलर एरिया में ही ट्रायल ले सकते हो, ट्रायल बेस पे वो भी। और इसके अलावा वार्निंग दी जाती है, एनी क्रॉस कंटेमिनेशन वुड डैम्पन द कंट्रीज एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट एम्बिशन। तो क्रॉस कंटेमिनेशन यदि आप करते हो तो इससे कंट्री का जो एक्सपोर्ट है ना एग्रीकल्चर का, वो कम हो सकता है। यहाँ पर इंडिया के प्रोडक्शन की बात करी जाती है। इंडिया का जो एनुअल राइस एक्सपोर्ट अमाउंट है वो कितना है, 18 मिलियन टन, और कीमत बताई जाती 65,000 करोड़ का। एंड रीच मोर देन 75 कंट्रीज अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री। 75 देशों में हम अपने चावल का निर्यात करते हैं। अकॉर्डिंग टू द यूरोपियन कमीशंस रैपिड अलर्ट सिस्टम फॉर फूड एंड फीड, 500 टन ऑफ ब्रोकन राइस इंपोर्ट किया गया था इंडिया से। इसके अलावा कन्वर्टेड इनटू राइस फ्लोर, उसको राइस फ्लोर में चेंज कर दिया गया। किसके द्वारा? फ्रेंच कंपनी जिसका नाम है वेस्थोव, वाज फ्लैग ड्यूरिंग ए रेगुलर चेक। इसके बाद फ्रांस ने एक नोटिस इशू जारी कर दिया फॉर अनऑथराइज्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस फ्लोर। आइडेंटिफाई किया गया था इंडिया एज द पॉइंट ऑफ ओरिजिन एंड अलर्टेड ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, चेक रिपब्लिक, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, पोलैंड, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम एंड यूएस एज पॉसिबल डेस्टिनेशन ऑफ प्रोडक्ट्स मेड विद द फ्लोर। इसके बाद एक न्यूज़ आई है, कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी हैं प्रियंका गांधी वाड्रा। इन्होंने घोषणा करा है यूपी में कि हम जो है महिलाओं को 40% सीट प्रोवाइड करेंगे। 40% सीट पर महिलाएं खड़ी होंगी। इससे महिलाओं की राजनीति में भागीदारी बढ़ेगी। भागीदारी बढ़ने के साथ साथ में महिलाओं से संबंधित जो समस्याएं हैं, जो उनकी प्रॉब्लम है, क्या वो चाहती हैं, उसको केवल महिलाएं ही समझ सकती हैं, पुरुष लोग नहीं समझ सकते। इसलिए महिलाओं को सशक्त करने के लिए ये एक बहुत ही अच्छा कदम है। बट अब देखना है कि कुछ हो पाता है या नहीं हो पाता है इससे। इसके अलावा एक दूसरी न्यूज़ आई है अमरिंदर सिंह से। अमरिंदर सिंह का कहना है कि हम एक न्यू पार्टी बनाएंगे, उसी को लेकर के ये न्यूज़ आई है। इनका कहना था ना तो हम कांग्रेस में जाने वाले हैं, ना ही हम बीजेपी में शामिल होंगे, हम अपनी न्यू पार्टी बनाएंगे। अब एक बात ये और हो जाती है कि एक तो इन्होंने कहा था कि मैं किसी के साथ में शामिल नहीं होऊंगा, अपनी खुद की पार्टी बनाऊंगा। लेकिन दूसरी बात अब ये कहते हैं कि यदि मेरे जैसी विचारधारा वाली छोटी पार्टियां या फिर कोई भी पार्टी है मुझसे आके मिलना चाहती है तो मैं उनके साथ में हाथ मिलाकर चलने को तैयार हूँ। दूसरी बात, जब बीजेपी की बात आ जाती है तो उनका कहना है कि बीजेपी को जो फार्म लाज हैं उनको वापस लेने पड़ेंगे, तो फिर हम सोच सकते हैं कि हम आपके साथ में काम करेंगे। ऐसा अमरिंदर सिंह का कहना है। अभी इन्होंने अपनी पार्टी का नाम नहीं बताया, लेकिन 2022 तक ये अपनी पार्टी को लॉन्च कर सकते हैं। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं साइबर अटैक से रिलेटेड। तो पार्टिकुलर हम साइबर अटैक की बात कर रहे हैं चाइना की तरफ से। हैकर्स फ्रॉम नेबरिंग कंट्री कैन स्ट्राइक एट विल। कहा जा रहा है कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनकी तरफ से साइबर अटैक हो सकता है। तो इसी के लिए क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, इस पर चर्चा हुई थी। द राइजिंग साइबर अटैक्स फ्रॉम चाइना ऑन क्रिटिकल इंस्टॉलेशन वाज डिस्कस्ड एज नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजीज कॉन्फ्रेंस चेयर्ड बाय अमित शाह। तो चाइना क्या करता है, क्रिटिकल इंस्टॉलेशन पर साइबर अटैक कर देता है। मध्य प्रदेश पुलिस गेव ए प्रेजेंटेशन ऑन वेरियस लैकोनिंग ए लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्फीयर दैट वर एन impediment in investigating such cases। जिसने जो भाग लिया उनका कहना है, जबकि जो पाकिस्तानी साइबर अटैक्स है फोकस्ड ऑन स्टीलिंग आइडेंटिटी एंड पर्सनल डाटा। पाकिस्तान काम क्या करता है, आइडेंटिटी को चुराने का काम करता है और आपके पर्सनल डाटा को हैक कर लेता है। द चाइनीज हैकर्स वर मोर सोफिस्टिकेटेड एंड दे सेटल डाउन इन एनी नेटवर्क स्ट्राइकिंग एट विल। और ये जो है किसी भी नेटवर्क को सेटल डाउन कर सकते हैं चाइना वाले। देयर आर सेवरल चोक पॉइंट दैट डिटर इन्वेस्टिगेशन, जैसे कि ओरिजिन ऑफ द मैसेज एंड फ्रॉम वेयर द डाटा पैकेट वाज अपलोडेड। कहाँ से मैसेज आया है, कहाँ से डाटा पैकेट को अपलोडेड किया गया है, ये सब
क्या हो जाते हैं, ये चोक पॉइंट हो जाते हैं जो कि इन्वेस्टिगेशन में डिटरेंस पैदा करते हैं। 1 मार्च की बात है, यूनियन पावर मिनिस्ट्री ने कहा गवर्नमेंट थारवर्टेड स्टेट स्पॉन्सर्ड चाइनीज़ हैकर ग्रुप जो कि टारगेट कर रहे थे इंडियन पावर सेंटर्स को इन नवंबर 2020 और फरवरी 2021 में। तो चाइनीज़ के जो हैकर लोग हैं वो क्या काम कर रहे थे, अटैकर लोग हमारी जो पावर सेंटर होती हैं ना उसको बाधित करने की कोशिश कर रहे थे, जिसको इंडिया की तरफ से नाकाम कर दिया गया है। मालवेयर सस्पेक्टेड, द यूएस साइबर सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस फर्म रिकॉर्डेड फ्यूचर डिस्कवर्ड एंड that Chinese state sponsored actor may have deployed malware into Indian power grid। चाइना ने इंडियन पावर ग्रिड में मालवेयर को क्या कर दिया, डिप्लॉय कर दिया। एंड सी पोर्ट आफ्टर बॉर्डर टेंशन बिटवीन इंडिया चाइना बिगेन एस्केलेटिंग इन मई 2020। तो वही है कि तनाव यदि चल रहा है तो किसी ना किसी तरीके से चाइना बदला ले सकता है, ऐसी बात यहाँ पर कही गई है। The conference and annual event held at the Intelligence Bureau headquarters was attended by DGP of all State Director General of Central Armed Police Force CAPF। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो है इंडिया रसिया रिलेशन को लेकर के। तो अफ़गानिस्तान से इंडिया और रसिया को एक कॉमन थ्रेट है, एक कॉमन खतरा है जिसकी बात रसिया की तरफ से कही गई है। इसमें बताया गया है कि द सिचुएशन इन अफगानिस्तान पोजेस सिमिलर प्रॉब्लम इन टर्म ऑफ इनस्टेबिलिटी, ड्रग ट्रैफिकिंग, टेररिज्म थ्रेट एंड आल्सो द इनस्टेबिलिटी दैट में रेडिएट टुवार्ड सेंट्रल एशिया। तो ये न केवल हम दोनों देशों को बल्कि सेंट्रल एशिया को भी प्रभावित कर सकता है। जैसे कि ड्रग की जो तस्करी है वो इनस्टेबिलिटी है, और इसके अलावा जो टेररिज्म एक्टिविटी होती हैं वो है, और इंस्टेबिलिटी ये जो है सेंट्रल एशिया में हमको देखने को मिल सकती है। तो जो दोनों ही साइड हैं रिकॉग्नाइज कॉमन थ्रेड्स इमनेटिंग फ्रॉम अफगानिस्तान अफेक्ट इंडिया एंड रसिया प्रोबेबली मोर देन एनी अदर सेट ऑफ कंट्रीज। किसी को करे या ना करे लेकिन दो को तो जरूर ही प्रभावित करने वाले हैं। इसके अलावा S-400 मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी के बारे में बात हुई कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। इसके अलावा अभी ट्राइलेटरल मीटिंग होने वाली किस किस की, रसिया, इंडिया और चाइना की। तो ये भी होने वाली जिसका एम्ड ए स्ल्यू ऑफ रसिया इंडिया बायलैटरल इंगेजमेंट टुवर्ड द एंड ऑफ द ईयर। यही सब बातें इसमें प्रमुख रूप से हुई थी।